तो इसमें अभी हम लोग को आज जो डिस्कस करना है वो रिवर्सिबल सेल से रिलेटेड जो है डिस्कस करना है। तो जैसे कि गैल्वेनिक सेल में जो भी रिएक्शन होता है, तो गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए कोई ना कोई ईएमएफ की वैल्यू होती है। तो अगर हम अपोजिंग ईएमएफ, जो गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ है, तो उसी के बराबर अपोजिंग ईएमएफ, मतलब उसके अपोजिट में अगर हम ईएमएफ अप्लाई करें, बाहर से अगर हम देते हैं, तो वैसे केस में क्या हो जाता है, जो गैल्वेनिक सेल का जो रिएक्शन है वो रुक जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन जो देखे थे, तो उसमें था कि Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है गैल्वेनिक सेल का। तो ये गैल्वेनिक सेल, तो इसका ईएमएफ जो है, सपोज करते हैं कि अगर 2 वोल्ट अगर है, तो अपोजिंग ईएमएफ अगर उसका 2 वोल्ट है, तो अगर हम अपोजिंग ईएमएफ इक्वल टू 2 वोल्ट अगर हम अप्लाई करेंगे बाहर से, तो वैसे केस में वो क्या हो जाता है, वो सेल रिएक्शन रुक जाएगा। यानी जो Zn से Zn2 प्लस में जो चेंज हो रहा है और Cu2 प्लस से Cu में जो चेंज हो रहा है, वो रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, और जैसे ही उस गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ से ज्यादा का हम ईएमएफ अप्लाई कर दिए, अपोजिंग ईएमएफ, अपोजिंग जो उसको अपोज करे, तो वैसे ही क्या हो जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन होने लगता है। ठीक है, पहले तो उसके बराबर अगर जैसे ईएमएफ अगर लगाएंगे तो वो सेल रिएक्शन रुकेगा, और उससे ज्यादा जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाता है, सेल रिएक्शन अपोजिट हो जाता है। यानी अब क्या होने लगेगा, Cu से Cu2 प्लस में चेंज होने लगेगा, Zn2 प्लस से Zn में चेंज होने लगेगा, मतलब उल्टा रिएक्शन होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेल को हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही गैल्वेनिक सेल को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसका हो जाता है रिवर्सिबल सेल का। तो वही इसमें देख सकते हैं इसका, व्हेन एन अपोजिंग पोटेंशियल या डिफरेंस इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ईएमएफ ऑफ दिस सेल के बराबर जब अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ हम जब सप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं उसमें, तो सेल रिएक्शन जब रुक जाता है। ठीक है, एंड व्हेन अप्लाइड अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हम बाहर से जो दे रहे हैं, इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल के ईएमएफ से जब हम ज्यादा दे देंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट्स, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो होने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही सेल को बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल सेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो डैनियल सेल जो है, जो उसमें था, तो उसमें ये सेल रिएक्शन होता था, रिडॉक्स रिएक्शन ये होता था। ठीक है, तो जैसे ही अपोजिंग ईएमएफ ग्रेटर देन, ठीक है, जो डैनियल सेल का है, सपोज करो 1.6 वोल्ट या 2 वोल्ट जो भी है, अगर हम लगाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन देखो, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, Zn से Zn2 प्लस में, Cu2 प्लस से Cu में, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। जैसे ही अपोजिंग ईएमएफ हम, अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस हम सेल के, गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ से ज्यादा लगा देंगे, वैसे ही बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगा। यानी Zn2 प्लस से Zn में चेंज होने लगेगा, Cu से Cu2 प्लस में चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होने लगेगा। ये जो है, अब ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सेल, गैल्वेनिक सेल में पहले रिएक्शन क्या हो रहा था, जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब चेंज जब हो रहा था, ठीक है, तो वैसे केस में क्या हो रहा था कि Zn2 प्लस में बदल रहा था, Cu2 प्लस Cu में बदल रहा था, और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था। जैसे हम एक इन्वर्टर की अगर, बैटरी की अगर बात करते हैं, तो जिस टाइम में लाइट कटी हुई है उस टाइम में ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, वो अपना केमिकल एनर्जी, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके बैटरी के अंदर, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। और जब लाइट आ गई, तब उसके बाद जो है, वो लाइट आने की वजह से वो तो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेगा, बैटरी को देगा, और वही जो पोटेंशियल डिफरेंस जो देता है, वो उस बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन होने लगता है। मतलब पहले जो ये टूट रहा था Zn2 प्लस में, Cu2 प्लस Cu में, अब क्या होने लगेगा, Cu2 प्लस में और Zn2 प्लस Zn में, यानी वो चार्ज होने लगेगा। ठीक है, यानी वापस फिर से हमको Zn मिल जाएगा, वापस फिर से हमको Cu2 प्लस मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले जो सेल रिएक्शन हो रहा था उसमें Zn टूट रहा था और Cu2 प्लस यूज हो रहा था। ठीक है, अब क्या होने लगेगा, Cu2 प्लस बनने लगेगा, Zn बनने लगेगा, यानी फिर से वो चार्ज हो गया। ठीक है, तो ऐसा रिवर्सिबल सेल मतलब वो जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और इरिवर्सिबल सेल, इरिवर्सिबल सेल जो होता है वैसा सेल होता है जिसमें कि अगर हम अपोजिंग ईएमएफ अगर हम अप्लाई करते हैं, तो सेल रिएक्शन रुकेगा नहीं, बैकवर्ड रिएक्शन होगा नहीं, यानी उसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है, दोज सेल्स
in which cell reaction does not stop and backward reaction does not occur when an opposing EMF is applied are called reversible cells. इसको रिवर्सिबल सेल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब जो है नर्स्ट इक्वेशन है, ये नर्स्ट इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो आता है, जो बनता है, वो इसी इक्वेशन पे बनता है, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन है क्या? तो ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ दिस सेल, जो सेल जो है उसका ईएमएफ अगर हमको कैलकुलेट करना है तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ लॉग बेस 10, ठीक है। तो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि डैनियल शेल में, गैल्वेनिक शेल में जो था 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व था, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है तो वहां पे एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये है प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, वो दिया होगा, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन अमाउंट वो जो है वो दिया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग जो है वो लॉग का कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए ताकि इसका कैलकुलेशन जो है वो किया जा सके, ठीक है। तो ये है नर्स्ट इक्वेशन। अब ये नर्स्ट इक्वेशन कैसे आता है, इस चीज को हम लोग जो है वो देखते हैं, नर्स्ट इक्वेशन जो है इसका, ठीक है। तो इसमें जो है इसका देख सकते हैं, इसका ये देखो डैनियल शेल के लिए एनोड पे क्या रिएक्शन होता है? जिंक जो एनोड है, जिंक, वहां पे सेल रिएक्शन क्या होता है? Zn से Zn2+ में चेंज होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है, ठीक है। तो एनोड पे ये रिएक्शन होगा, Zn2+ में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, ठीक है। तो हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं, सेम उसी के फॉर्म पे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं एनोडिक हाफ सेल का, ठीक है। तो ये ई ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो हम यहाँ पे निकालेंगे एनोड का, तो ये क्या होगा? ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10 Zn2+ का कंसेंट्रेशन, ये है प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, और नीचे में होता है रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन में देखे हैं। तो ऊपर में न्यूमरेटर में Zn2+ जो कि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन है और Zn का कंसेंट्रेशन जो कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है, ठीक है। और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का कंसेंट्रेशन हमेशा यूनिटी मतलब 1 के बराबर लिया जाता है। ये तो यहाँ पे Zn जो है वो रिएक्टेंट वाला जो है ये सॉलिड स्टेट में, यानी इसके कंसेंट्रेशन को हम लोग को 1 लेना है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा? ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10 Zn2+ का कंसेंट्रेशन। Zn इसका कंसेंट्रेशन तो 1 हो गया क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन ये बना मेरा, ठीक है। अब इसके बाद जो है कैथोड पे जो है वो क्या रिएक्शन होता है? तो Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर Cu में चेंज होता है, कॉपर में चेंज होता है, सॉलिड में, ठीक है। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10, ये है प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन Cu, ये जो है कि प्रोडक्ट में है, देख सकते हैं, और नीचे में है Cu2+ का कंसेंट्रेशन जो कि रिएक्टेंट का है। तो नर्स्ट इक्वेशन में ऊपर में प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन होता है, नीचे में रिएक्टेंट का होता है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन करके। अब फिर उसी तरह से Cu यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट वाले का कंसेंट्रेशन जो है वो यूनिटी लिया जाता है, मतलब 1 लिया जाता है, तो ये हो जाएगा ऊपर में 1, ठीक है। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो ये हम जानते हैं फॉर्मूला पहले हम लोग पढ़े हैं कि अगर सेल का ईएमएफ अगर हमको कैलकुलेट करना है, सेल का अगर हमको पोटेंशियल अगर कैलकुलेट अगर करना है, तो एनोडिक हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोडिक हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। तो ई ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे इसको ये चीज हम देख सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये देखो फर्स्ट इक्वेशन में है ना ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस यहाँ पे है ई नॉट रिडक्शन, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन ये दोनों मिलके क्या बनता है? ई नॉट सेल बनता है, ठीक है।
ई नॉट सेल इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं इसका, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, तो वही यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब ऐड किया जाएगा तो ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन ये दोनों ऐड होगा, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल। तो ये एक स्टेप जो है यहाँ पे दिखाया, करके नहीं दिखाया गया है, इसको करके देख सकते हैं। और उसके बाद दोनों में -0.0591/2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऊपर में क्या है, यहाँ पे Zn2+ का कंसेंट्रेशन है और नीचे में क्या है, ये इसमें Cu2+ का, इसीलिए ऊपर में Zn2+ का कंसेंट्रेशन, नीचे में Cu2+ का कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से डैनियल शेल के लिए ये नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे हम ऐसे ये लिख सकते हैं, ई सेल मतलब डैनियल सेल का जो ईएमएफ जो निकालना है वो इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591/2 log बेस 10 Zn2+ का कंसेंट्रेशन बाई Cu2+ का कंसेंट्रेशन। Zn2+ जो कि प्रोडक्ट के साइड में रहता है और Cu2+ जो कि रिएक्टेंट के साइड में रहता है। ठीक है, तो इस तरह से नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन करके हम डैनियल सेल का ईएमएफ ऐसे कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ओवरऑल इसका इक्वेशन याद रखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591/n। ठीक है, इंटू लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये होता है नर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद जो है इसमें ये आ जाएगा इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग को देखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह होता है वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे मेटल्स को टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी कुछ इसी तरह का है, सीरीज इन विच इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, वैसा सीरीज जिसमें इलेक्ट्रोड्स जो कि मेटल भी हो सकता है या फिर नॉन मेटल भी हो सकता है, तो वैसा सीरीज जिसमें इलेक्ट्रोड्स को, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को अरेंज किया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर टॉप टू बॉटम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, वैसा सीरीज जिसमें कि इलेक्ट्रोड्स को यानी मेटल्स को और नॉन मेटल्स को टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में अरेंज किया हुआ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। ठीक है, तो वही है द सीरीज इन विच electrodes, metals and non-metals are arranged in decreasing order of their reduction potentials from top to bottom is called electrochemical series। ठीक है, अब इसके बाद नेगेटिव साइन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव है, indicates that an electrode when joined with SHE standard hydrogen electrode acts as anode। ठीक है, अगर ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव में भी अगर ज्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब वो रिड्यूस होना चाहेगा, और जो रिड्यूस होना चाहेगा वो होता है कैथोड। ठीक है, वहां पे जहां पे रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। और तो उसी तरह से अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब, और पॉजिटिव में भी अगर ज्यादा है तब, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब इसका बहुत कम है, नेगेटिव वैल्यू तो कम है, इसका मतलब है कि वो रिड्यूस होना नहीं चाहेगा। ठीक है, वो रिड्यूस होना नहीं चाहेगा बल्कि ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। तो वही है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में अगर नेगेटिव साइन अगर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू जो है, वो इलेक्ट्रोड जो है वो काम किसका करेगा, एनोड का काम करेगा, और एनोड क्या करता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। तो जिस इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब जब उसको SHE से जब कनेक्ट करेंगे तो वो काम करेगा एनोड का। क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है कि ये वैल्यू कम है, तो जब कम है तो वो रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, वो रिडक्शन करना नहीं चाहेगा, वो ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, और ऑक्सीडेशन जो करना चाहता है वो एनोड होता है, कैथोड नहीं। ठीक है, positive sign of standard reduction potential indicates that an electrode when joined with SHE acts as cathode। अगर पॉजिटिव साइन है इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वो काम करेगा कैथोड का। ठीक है, तो वो कैथोड का काम करेगा। ठीक है, तो ये बात जो है वो दिमाग में रखनी है।
अब इसके बाद है ऑल दो सब्सटेंसेज विच हैव पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन दिस सीरीज। इसमें भी हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज की तरह इसमें भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन के जो भी ऑल दो सब्सटेंस विच हैव पॉजिटिव वैल्यू, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, उसको हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है, ऊपर, ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो भी होगा वो सब पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और हाइड्रोजन के जो नीचे है, ठीक है, वो क्या है, वो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो ऑल दो सब्सटेंसेज which have negative values of reduction potentials are placed below hydrogen in this series। तो उसमें हाइड्रोजन के उसको नीचे रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें ये चीज आ जाएगा। तो वही है, तो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल का है, और हाइड्रोजन के नीचे जो है वो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल का है। यानी हाइड्रोजन के ऊपर वाला जो भी इलेक्ट्रोड्स होगा वो कैथोड की तरह काम करना चाहेगा, और हाइड्रोजन के नीचे जो भी होगा वो एनोड की तरह काम करना चाहेगा। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब ही हो गया रिडक्शन पोटेंशियल का कि वो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू का होने का मतलब ही है कि वो कम वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का, तो वो रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, तो वह एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो एक तो हो गया डिटरमाइनिंग द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए कि मेटल, कौन मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये कैसे बता सकते हैं, मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, ये हम जानते हैं। तो देखो, एक्टिविटी ऑफ द मेटल डिपेंड्स ऑन इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल की एक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कितनी रखता है, ठीक है। तो मेटल विच हैज हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ और स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रेडिली लूजेस इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि जिस मेटल का नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, या स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का, यानी वो रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है वो मेटल होता है। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसमें हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देखेंगे, जिसका वैल्यू जितना ही कम होगा, जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ही कम होगी, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। वो रिडक्शन नहीं करना चाहेगा, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, यानी वो उतना ही अच्छा मेटल होगा, वो उतना ही रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन, वो रिडक्शन करना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, यानी उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो वही चीज है इसमें। तो इस तरह से जो है इसमें ये हम बता सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से बता सकते हैं। जो सबसे नीचे में जो होगा, जो सबसे बॉटम में जो होगा, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी, इसका मतलब है कि वो सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा, वो सबसे ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। उसी तरह से डिटरमाइनिंग द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की एक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ही ज्यादा पॉजिटिव, जितना ही ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेजी से लेना चाहेगा, यानी वहां पे वो ज्यादा नॉन मेटेलिक हो जाएगा। तो वही है, द एक्टिविटी ऑफ द नॉन मेटल डिपेंड्स ऑन इट्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल जो है, उस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल विच हैज हाई पॉजिटिव वैल्यूज, हाई पॉजिटिव वैल्यूज जो है इसका ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रेडली गेन्स इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ही ज्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेजी से लेना चाहेगा। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब ही हो गया कि वो रिडक्शन करना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है कि वो नॉन मेटेलिक है,
उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से दो बात यहाँ पे है कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ही ज्यादा कम है, ठीक है, वैल्यू जितनी ही ज्यादा कम है, इसका मतलब है कि वो रिडक्शन करना नहीं चाहेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, यानी उसमें मेटालिक कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ही ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो रिडक्शन करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसका मतलब है कि उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन ज्यादा मेटालिक है और कौन ज्यादा नॉन मेटालिक है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा ये बात। ठीक है, अब इसके बाद डिटरमाइनिंग विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो ज्यादा तेजी से ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, यानी जो जितनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, इसका मतलब वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से कौन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से वो देना चाहेगा जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होने का मतलब वो रिडक्शन नहीं करना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जो जितनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो जितनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी जो जितना ही ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर का हुआ, मेटालिक कैरेक्टर का, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्योंकि मेटालिक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, और इलेक्ट्रॉन देने का मतलब रिड्यूस करना। और जो जितना ही अच्छा नॉन मेटालिक कैरेक्टर का होगा, इसका मतलब है कि वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो ये चीज है। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की में जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके उस सीरीज को हम देख के, उसके टेबल को देख के हम बता सकते हैं कि कौन अच्छा मेटल होगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, इसको एकदम बारीकी से एकदम पूरा फोकस करके इस चीज को समझना है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, ये अगर अच्छे से पता है, और इसके अलावा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू के बारे में जो हम डिस्कस किए हैं वो अच्छे से क्लियर है, तो उसको हम कोरिलेट करके अच्छे से इस बात को, इस चारों पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं, और इसको अच्छे से समझने की जरूरत है भी। ठीक है, अच्छे से इसको समझना है। अब इसके बाद जो है रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम चैप्टर का है ये। ठीक है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू -0.0591/n लॉग बेस 10 के, जहाँ पे के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो लॉग अच्छे से पता है, अभी तक देख सकते हैं मैक्सिमम ये सब जो फॉर्मूला जो आ रहा है न्यूमेरिकल बेस्ड, उसमें लॉग जरूर है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे तो ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन था, यहाँ पे डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, एल एन। अब इसको जब हम बदलते हैं लॉग बेस 10 में, तो ये हो जाता है डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग बेस 10 के। ठीक है, एल एन जो है वो लॉग ई से रिलेटेड है, और लॉग बेस ई को जब लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो वहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग बेस 10 के। तो ये डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन है, और यहाँ पे ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन है। तो ये दोनों रिलेशन जो है वो उसमें देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इसका आ जाता है इसमें। अब इसके बाद जो है वो तुम्हारा